तो दोस्तों आज मैं एक नया किस्सा लेके आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत दिनों से आप एक बात की फरमाइश बार बार कर रहे थे कि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उस कलाकार की बात करूं जो अपने एक अजीबो-गरीब और अ, अ, बिल्कुल अलग किस्म के अंदाज से जाना जाता था। उसका चलने का तरीका, उसका मैनरिज़्म, उसकी आवाज़, उसकी बोलचाल और उसके डायलॉग, जो जब बोलता था तो वो डायलॉग घर घर का डायलॉग बन जाता था। और उसके हर डायलॉग में एक ऐसा मीनिंग, एक ऐसा मतलब भरा होता था जो दहाकों तक, दशकों तक लोगों को याद रहता है, आज भी याद है। और उस पर्सनैलिटी जो अपने आप में एक बाखूबी इंसानियत की एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल भी थी, उस शख्स का नाम है राजकुमार। जानी के नाम से आप सब उसको जानते हैं। जानी कहना उनका तकिया कलाम था। और जानी के साथ मेरा रिश्ता मुंबई में जब मैं नया नया गया तभी से है, क्योंकि मैं जब 76 में मुंबई गया तो पहले कुछ हफ्ते में चेतन आनंद जी के घर पे रुका था। और चेतन आनंद जी का और राजकुमार का रिश्ता बड़ा पुराना था। ही रांझा फिल्म जो 1967 में 67 में जो बनी थी, उसमें मेन किरदार था जो वो राज कपूर ने अदा किया था। और उसमें प्रिया राजवंश और प्राण साहब के जो रोल थे वो इक्वली इम्पोर्टेंट और बड़े रोल थे। और मेरी इन तीनों शख्सियतों से बम्बई में बहुत बनी इतने सालों तक। वो सिर्फ कारण उसका मेन यही था कि मैं, हमारी जो कॉमन कड़ी थी वो चेतना आनंद साहब थे। जुहू पे उनका बंगला था। बंगला क्या था, छोटा सा एक शैक था जो समुद्र के किनारे बिल्कुल बना हुआ था। गार्डन बहुत बड़ा था लेकिन घर बहुत छोटा था। नीचे एक हॉल और दो छोटे छोटे कमरे, एक छोटी सी बार, दो कमरे ऊपर बने हुए थे। और वो लकड़ी और बांस का अजीब से किस्म का बना हुआ शैक था, आज भी है। आज भी अगर आपको कहीं बॉम्बे जाने का मौका मिले तो गांधीग्राम रोड पे आप चले जाना, तो चेतन साहब के बेटे गुन्नू और कुंकी अभी भी वहाँ रहते हैं। तो वो बंगला देखने वाला है। शैक की किस्म का, जैसे अंग्रेज़ी फिल्मों में आप देखते हैं, जो हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, समुद्र के किनारे जो एक छोटा सा घर बना होता है उसको शैक बोलते हैं। तो चेतन साहब ने और उसकी फैमिली ने आज तक उसको गिरा के नया बनाने की कोशिश नहीं की। उस पुराने को ही ठीक ठाक करा के आज तक रह रहे हैं। तो उस शैक में बहुत कुछ इतिहास लिखे गए। चेतन साहब ने अपनी फिल्में बनाई और जिन लोगों के उनको उन्होंने मौका दिया उनका उस बंगले में आना जाना रहता था। क्योंकि मैंने भी 1.5 साल चेतन साहब की कंपनी हमालिया फिल्म में काम किया था, तो मुझे भी उन शख्सियतों से मिलने का मौका उस शैक पे मिलता रहा। राजेश खन्ना से मेरी दोस्ती वहीं से शुरू हुई। तो चेतन साहब ने अपनी पहली फिल्म जो राजेश खन्ना को ब्रेक दी थी वो चेतन साहब ने दी थी। विनोद खन्ना का उस बंगले में बहुत आना जाना था। प्राण साहब वहाँ आते जाते रहते थे। जतिंदर का आना जाना था, हालांकि उसने चेतन साहब के साथ कोई फिल्म नहीं की। और उसी तरह जो उनके बेटों के दोस्त थे, जो जैसे प्राण साहब का बेटा टुनू, और उसके बाद देवानंद का बेटा सुनील, उसका आना जाना। तो इस तरह से राजकुमार के बेटे जब बड़े हो गए, पुरू और पाननी, उनका वहाँ पे आना जाना। तो ये इन पूरा एक सर्कल था। उसके बाद जो आचार्य रजनीश के चेले बन गए सब लोग, तो उनका भी वहाँ आना जाना बढ़ता रहा। तो एक तरीके से वो छोटा सा जो घर था वो बड़े बड़े लोगों का एक मिलने का एक जगह थी वो। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो राजकुमार जानी जो थे वो पाकिस्तान से आज़ादी के पहले रहते थे। एबटाबाद एरिया था कोई बलूचिस्तान के पास, तो उसका कोई ज़्यादा जिक्र करते तो नहीं थे वो। लेकिन पार्टीशन के बाद वो जब रिफ्यूजी बन के हिंदुस्तान आए तो जम्मू के करीब उन्होंने रहना शुरू किया। और जैसे आप जानते हो कि जम्मू का हर शख्स जो है वो पंजाबी अच्छी खासी बोल लेते हैं। तो राजकुमार पंडित इनका सरनेम था, तो कुलभूषण पंडित इनका पूरा नाम था। और जब बॉम्बे आए ये लोग तो जम्मू से काम की तलाश में, तो इन्होंने बम्बई पुलिस में एज सब इंस्पेक्टर नौकरी की।
माहिम पुलिस स्टेशन एक बहुत हिस्टोरिक पुलिस स्टेशन है मुंबई का, वो भी समुद्र के किनारे बना हुआ है। बहुत बड़े बड़े स्टोरी, किस्से, कहानियाँ उसके साथ मिले हुए हैं। और सबसे बड़ा जो किस्सा है माहिम पुलिस स्टेशन का वो 93 ब्लास्ट का है, क्योंकि माहिम पुलिस स्टेशन की दीवार के साथ सटी हुई अल हुसैनी बिल्डिंग जो थी पूरी की पूरी 5 फ्लोर की, वो टाइगर मैमर और उसकी फैमिली की बिल्डिंग थी। एक एक फ्लोर पे एक एक भाई बहन रहते थे, पूरी उनकी अपनी बिल्डिंग। और वहीं पे 93 के ब्लास्ट के जो 13 बम तैयार किए गए थे वो उसी बिल्डिंग से तैयार किए गए थे, जिसके और पुलिस स्टेशन के बीच में सिर्फ एक 2.5-3 फीट की एक दीवार थी। और किसी पुलिस वाले को पता तक नहीं लगा कि उनके पड़ोस में क्या हो रहा है। और 12 मार्च को जब धमाके हुए और सब लोग वो सैनिक बिल्डिंग खाली करके पाकिस्तान चले गए तो सबकी आंखें खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो वो पुलिस स्टेशन वहीं पुलिस स्टेशन था जहाँ पे राजकुमार साहब ने एक ज़माने में सब इंस्पेक्टर की नौकरी की। कहने को लोग कहते हैं कि कोई इनके हाथ से एक मर्डर हो गया था तो उसकी वजह से उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, पर बात ऐसी नहीं थी। जो माहौल था, राजकुमार बेसिकली बहुत गॉड फीलिंग आदमी था। वो भगवान को, धर्म का बहुत एक सच्चे दिल से कद्र करता था। और पंडित वैसे ही थे वो, लेकिन उनके दिल के अंदर जो एक वेदों की, शास्त्रों की, गीता की, रामायण की, गुरु ग्रंथ साहिब की जो एक अचूक श्रद्धा थी, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। तो मैं आपको उनकी फैमिली की थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो शख्स जो ऐसे डायलॉग बोलता था कि लखनऊ में कौन सी फरदौस है जिसे हम नहीं जानते जानी, या जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते, वगैरह वगैरह वगैरह, ये लाल रंग का मुझे छोड़ेगा। वो शख्स अपनी ज़िंदगी में कितना धर्म पसंद था उसकी आप एग्जाम्पल लीजिए। जिस लड़की से उनकी शादी हुई जेनिफर, वो क्रिश्चियन थी और एयर होस्टेस थी। शादी के बाद उन्होंने उसका नाम गायत्री रखा। और गायत्री जो है उसका संस्कृत का वर्ड, उसका मीनिंग है वेदों की माँ। मतलब वेद ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनकी जननी, उसका नाम गायत्री रखा। उसके बाद उनका बेटा पैदा होता है, उसका नाम पुरु रखा। पुरु जो है, पुरु संस्कृत के मुताबिक और हिंदू वेदों शास्त्रों के मुताबिक जो स्वर्ग जिसको हम कहते हैं हेवन, वो जो स्वर्ग की जो अवस्था है उसको पुरु कहते हैं, संस्कृत वर्ड है ये भी। उसके बाद दूसरा बेटा पैदा होता है, उसका नाम पाणिनि रखा। पाणिनि बहुत बड़ा ऋषि था जो अर्थशास्त्री था बहुत बड़ा, वो उसके नाम पे उस बेटे का नाम पाणिनि रखा। फिर उनके लड़की पैदा होती है बेटी, उसका नाम वास्तविकता। वास्तविकता मीन रियलिटी। मतलब उनकी ज़िंदगी का जो दारो मदार था वो वेद, ज्ञान, गायत्री, उसके बाद स्वर्ग का कंसेप्ट पुरु, उसके बाद जो ज़िंदगी की जो जोड़ तोड़ है, जीना जीना, अर्थशास्त्र, ये समोह माया, कमर्शियलिज्म, ये सबको मिला के एक पाणिनि बेटे का नाम, और यही उनकी ज़िंदगी की हकीकत थी। वो बेटी का नाम रखा वास्तविकता। तो ये एक राजकुमार की थिंकिंग थी कि वो कहने को फिल्मों में या जीवन में जो मर्जी उसने फिल्मों में जो मर्जी किया हो, लेकिन अपने ज़िंदगी में कभी उसने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा। लोग फिल्मी रसालों में अपने चंद पर्चे बेचने के लिए अजीब सी बातें उनके लिए करते रहे कि उन्होंने कभी धर्मेंद्र को मखौल कर दिया, कभी जितेंद्र को मखौल कर देते थे, कभी प्रकाश मेहरा को बुरा भला बोल देते थे। लेकिन ये सब बकवास है, मैं उनके साथ बहुत करीब से देखा है। वो कभी किसी के बारे में बुरा बोलते नहीं थे, इतना बोलते बहुत कम थे, बुरा बोलना तो बहुत दूर की बात है। और हमारी जो मैं इसको मित्रता तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़े भाई जैसे थे वो। दोस्ती मेरी दूसरों से रही जो उनकी उम्र में कम थे, मेरे से थोड़ी उम्र से बड़े थे, हमारी एज का काफ़ी अंतर था। तो मेरी उनसे बड़े भाई जैसे थे और मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। वो हुआ ऐसे कि वो इज़ अ इंट्रोवर्ट, वो ज़्यादा खुलते नहीं थे लोगों के साथ। तो उनका जो बर्थडे था वो
अपने घर पे मनाया करते थे। किसी को बुलाना नहीं, कुछ नहीं, बच्चों के साथ, बीवी के साथ छोटा सा केक लाना, काट लेना। तो हीर रांझा के बाद हीर रांझा के टाइम पे जो शूटिंग हो रही थी पंजाब में, तभी जो उनका बर्थडे आया तो उस पर जो केक काटा, उसके अगले साल जब बम्बई गए तो जब फिल्म का काम चल रहा था, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा था, एडिटिंग हो रही थी, मिक्सिंग हो रही थी, डबिंग हो रही थी, उस टाइम पे उन्हीं दिनों में राजकुमार का बर्थडे आ गया। तो चेतन साहब ने राजकुमार को ऑफ़र किया कि यार अभी इतनी अपनी फैमिली बड़ी हो गई है, फिल्म के साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मेरे शेक पे आप इस बार का बर्थडे मनाइए। तो उसने फिर शर्त रख दी कि मैं आपके घर पे बर्थडे मनाने को तैयार हूँ, लेकिन बाहर के आदमी नहीं होंगे। तो उसमें खाली 10-12 लोग थे हम जो चेतन साहब के पास काम करते थे, मैं था, लाभ सिंह थे, हमारे जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे चेतन साहब के, उनका छोटा भाई गुरबचन, वो भी प्रोडक्शन में काम करता था, वो मेरा क्लास फेलो भी था, एमए पंजाबी में हम एक साथ में पढ़ते थे। तो आज मैंने जब गुरबचन से बात कर रहा था तो उसने 2 तस्वीरें मुझे बम्बई से भेजी हैं आज, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ साझी करूँगा। हीर रांझा की शूटिंग के टाइम पे जो चेतन साहब और राजकुमार के कुछ सीन साथ में हैं, बड़ी यादगारी तस्वीरें हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज इस वीडियो में। तो उस पार्टी में हम 3-4 हम थे, हम तो काम करने वाले थे, बंदोबस्त किया केक का, फूलों का, गुलदस्तों का, कुछ खाने पीने का, कहीं से समोसे लेके आए थे, हम लोग को गुलाब जामुन लाए थे। तो इस किस्म का जो बंदोबस्त था मैंने, लाभ सिंह ने और गुरबचन ने किया। और मेहमानों में सिर्फ चेतन साहब, उनके दोनों बेटे देवशाद आए थे, शायद देवानंद जी, और उधर पूरी राजकुमार की फैमिली, इनकी बीवी, दोनों बच्चे। लड़की तभी नहीं थी शायद, मुझे याद नहीं उसका, लेकिन लड़के दोनों याद हैं, वो होगी तो मुझे याद नहीं। तो ये छोटा सा गेट टुगेदर कोई 10-12 लोगों का हमने, चेतन साहब के दोनों बेटे भी थे, तो वहाँ पे उनका गार्डन जो था छोटा सा समुद्र के किनारे, तो वहाँ पे हमने टेबल कुर्सियाँ लगा के वो पार्टी का बंदोबस्त किया। तो उसके अगले साल फिर पार्टी हुई, उसमें भी छोटी सी, चेतन साहब के घर पे ही। तो उस पर जो हमें 7-8 घंटे, 5-6 घंटे मिल जाते थे। दूसरी पार्टी में एक बढ़िया एक किस्सा हुआ था, आपको सुना देता हूँ। तो ये जो पार्टी चल रही थी छोटी सी 10-12 लोगों की, तो प्राण साहब वहाँ पे कहीं किसी को मिलने आए थे उस एरिया में। तो उनके ऐसे दिमाग में आया कि चेतन साहब का घर साथ में है, तो चलो उनको मिलते जाएं। तो जैसे उन्होंने आग के दरवाजे के पास देखा, तो छोटा सा घर चेतन साहब का, सामने गार्डन में लोगों की भीड़ देखी, तो फूल वूल गुब्बारे बारे लगे देखे, तो वो वापस चले गए वहाँ से। तो मैंने वो गाड़ी देख ली कि प्राण साहब आए थे, लेकिन रिवर्स करके चले गए। मैंने अंदर जाके चेतन साहब को बताया कि मुझे लगा कि प्राण साहब आए थे, लेकिन चले गए वो। बोलते चलो कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे, चल काम होगा, जब भूल गए होंगे। तो आधे घंटे के बाद एक आदमी आया मोटरसाइकिल लेके, और उसके हाथ में बड़ा सारा बुके। प्राण साहब वहाँ से गए, कोई रास्ते में कहीं बुके की दुकान थी, उसको चेतन साहब का ड्रेस समझा के पैसे दे के, उनको लगा कि किसी का बर्थडे होगा, जो कुछ सेलिब्रेशन चल रही है। प्राण साहब के नेचर देखो, उनको पता नहीं कि क्या फंक्शन है, लेकिन सेलिब्रेशन देखी उन्होंने। आए भी नहीं क्योंकि इनवाइटेड नहीं थे, तो बाहर जाके भुके भेजा उस आदमी के हाथ से, और चेतन साहब के लिए एक छोटा सा उर्दू में लिखा हुआ हैंड नोट भेजा कि मुझे मालूम नहीं कि आपके घर में क्या खुशी मनाई जा रही है, लेकिन मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बुके आपको भेज रहा हूँ। वो जब बुके चेतन साहब ने चिट्ठी के साथ राजकुमार को दिया, तो पहली बार मैंने राजकुमार की आंखों में थोड़े प्यार भरे आंसू, नम हुई आंखें राजकुमार की देखी। तो ये एक फिल्म इंडस्ट्री का माहौल था उन दिनों में। उसके बाद चेतनानंद साहब के ऑफिस की वजह से मुझे हॉलीडे इन जो जुहू पे एक 5 स्टार होटल था उस ज़माने में, अब नाम उसका बदली हो गया, वहाँ पे मुझे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी मिल गई। तो मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट था, तो मेहमानों का आदर मान करना, तो उनको ट्रीट करना, होटल में मेरी इसकी पावर थी कि मैं अपने साइन करके किसी को भी कुछ खिला पिला सकता था, जो मेरी जो पावर के नीचे जो बनता था। तो क्योंकि राजकुमार का जो असली घर था फैमिली का वर्ली में था, लेकिन हमारे हॉलीडे होटल के साथ ही 100 गज की दूरी पे एक छोटा सा एक बंगला इन्होंने लेकर रखा हुआ था। तो बड़ा सारा काले रंग का गेट लगा होता था, तो वहीं पे ज़्यादा अकेले वहाँ पे रहते थे। अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी खुद चलानी, नज़दीक आना जाना होता। तो उस इलाके में 2 ही बड़े होटल थे, एक हमारा हॉलीडे इन और एक सन एंड सैन।
तो स्टैंडर्ड टाइम में कम जाते थे। हमारे होटल में रात को कई बार आ जाना 1:30-2 बजे रात के, 12 बजे हमारी बार बंद हो जाती थी। लेकिन जो कॉफ़ी शॉप थी हमारी, जो फ़ॉरेन नेशनल्स के लिए होती थी, बाहर से आए जो विदेशी मेहमान थे, उनके लिए 24 घंटे उस कॉफ़ी शॉप में खाना, चाय, कॉफ़ी और ड्रिंक्स भी मिलती थी। लेकिन अगर आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता था, तो पासपोर्ट का नंबर लिख के हम उसको ड्रिंक दे सकते थे। इंडियंस को ड्रिंक नहीं मिलती थी। तो जानी हमारे राजकुमार जी, ये जॉनी वॉकर के बहुत शौकीन थे, ब्लैक लेबल पीते थे। कभी कभी इनका मूड करना 15-20 दिन के बाद को नज़दीक भी पड़ता था, और मैं वहाँ पे था, मुझे जानते थे, छोटा भाई समझते थे। हालांकि मेरे होटल में ही, हॉलीडे में ही, इनका एक कज़न था अरुण पंडित, वो हमारा बैंक्वेट मैनेजर था। पहले वो बार में काम करता था, बाद में बैंक्वेट मैनेजर बन गया अरुण। वो गोरा चिट्टा हैंडसम जवान, उसको नहीं बोलते थे राजकुमार जी, मुझे बोलना कि भली या 2 पैक पीने हैं, चलो आओ बैठ के थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो मैं गेट से लेके जाना, साथ में कॉफ़ी शॉप में बैठाना। मैं तो क्योंकि ऑन ड्यूटी होता था, नहीं पीता था, तो मैं इनके लिए 2 पैक जॉनी वॉकर के मंगाने, साथ में कुछ हल्का फुल्का खा लेते थे। तो वो खाना वाना वगैरह नहीं खाते थे। तो वो क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर सकते थे, पहले तो उनको पीना अलाउड नहीं था। मैं बीइंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं उनको ऑफ़र करता था। वो पैसे वो पेमेंट कर नहीं सकते क्योंकि वो इंडियन नेशनल थे, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी पड़ती थी। तो ये हमारा एक अनरिटन एक समझौता था कि जब भी आते थे तो मैं वो जो भी उनका बिल होता था मैं साइन कर देता था। तो दूसरे तीसरे दिन या नेक्स्ट टाइम जब आना, तो उनका जो पीए था एक, उसने जहाँ अरुण पंडित को बुला के उन्होंने पैसे दे देने। तो वो जेब में पर्स पैसा वैसा रखना उनकी आदत नहीं थी। उनको अच्छा भी नहीं लगता था पूछना कितने पैसे हुए, दिए, निकाल के देने करने। वो इनको फॉर्मेलिटीज़ गिना करते थे। तो बोले जहाँ जाना वहाँ अपना खाओ पियो जाओ, और पेमेंट अपने तरीके से होती रहेगी। तो वो कई बार 3-4 बार आना, उसके बाद महीने 1.5 महीने के बाद उनके आदमी ने आके पूछ के कितना पैसा हुआ, वो पेमेंट कर जानी। तो हमारी KOT होती थी, एक किचन ऑर्डर टिकट जिसको बोलते हैं, वो इकट्ठी करके साइड में रख लेते थे। तो जब पेमेंट आ जाती थी उसका लेजर में चढ़ा के KOT फाड़ के फेंक देते थे, वो हिसाब किताब ख़त्म। तो ये उनके एक मेरा रिश्ता राजकुमार जी के साथ था। वहाँ बैठ के फिर उन्होंने बातें करनी। ये बातें जो मैंने आपको बताई, उन्होंने बच्चों के नाम कैसे रखे, बीवी का नाम कैसे रखा, ये सब उन्हीं मीटिंग्स के दौरान जो उस कॉफ़ी शॉप में हमारी होती थी, उनके बीच में हमने ये बातें होनी। और मैंने कभी उनको किसी के बारे में बुरा बोलते नहीं सुना। तो मैंने उनकी जितनी गलतफहमियाँ उनके बारे में जो प्रचार चलता था, उसकी बातें करना तो हंस पड़ते थे। बोलते देखो ये हमारी इंडस्ट्री है, यहाँ पे हर चीज़ बिकती है। जो आदमी नहीं बोलता तो उसकी चुप्पी भी बिकती है। मैं ऐसा कलाकार हूँ, चुप रहता हूँ, तो मेरे नाम पे लोग कुछ भी बोल के उसको बेचते जाते हैं। अखबारों में खबर छपती है तो वो बिकती है, गॉसिप मैगजीन में कुछ छपता है तो वो बिकती है। तभी टीवी का ज़माना तो था ही नहीं। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बातें करते। बट इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन, पढ़ते बहुत थे। फालतू टाइम में वो अपना समय जो था वो पढ़ने में लगाते थे। कई बार मेरे साथ उन दिनों में मुझे याद है अभी तक, राइटर का नाम तो मैं भूल गया, वो किताब का नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। वो नावल उन दिनों में पढ़ रहे थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया था जब पढ़ लोगे तो मुझे दे देना। वो बाद में मौका नहीं मिला, बट द नेम आई स्टिल रिमेंबर, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो वो इतनी उनकी आदत थी। और एक बार मैं गोल्फ क्लब का कुछ पार्टी थी, गोल्फ क्लब का उनका एक बार भी है छोटा सा, आर्मी एंड नेवी सेलर्स की भी एक बार है कोलाबा में। तो ये गोल्फ के शौकीन थे, तो उस क्लब के मेंबर थे। तो एक बार उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तो हम 10-12 लोग जो डिफेंस वगैरह और ये कवर करते थे इस किस्म से रिलेटेड एरियाज, तो हमें कॉकटेल के लिए बुलाया वहाँ पे। तो रात के कोई 2, 1:30, 2 बज गए। हम सब लोग ऑफिसर के साथ बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं, तो अचानक निगाह पड़ी, एकदम कॉर्नर वाली टेबल पे राजकुमार जी अकेले बैठ के अपनी जॉनी वॉकर पी रहे हैं, वो आर्मी एंड नेवी क्लब में। तो वो उनका शौक़ था अपना, कहाँ कभी कहाँ चले जाना। अब इतना बड़ा आदमी, इतना सेंसिटिव आदमी, कोई बार में जाके तो पिएगा नहीं जहाँ 50 लोग बैठे हैं, वहाँ जाके बैठेगा शोर शराबे में। उनको शांति बहुत पसंद थी, जहाँ शोर शराबा नहीं हो, वो शांति। रात को मैंने को पूछा कि इतना लेट क्यों आते हो आप 11-12 बजे आके भी बार में बैठ सकते हो, आपको कुछ लोग जानते भी हैं, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं।
बोलते नहीं भली मेरे को तो अकेले बैठना होता है, आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई सेल्फ। मैंने उनसे क्या लेना है, उनसे तो मेरी मुलाकात शूटिंग में, फिल्मी काम उसमें हो जाती है। पार्टी में कभी जाते नहीं थे वो, कभी वो किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं गए, किसी पार्टी में नहीं गए। तो ये राजकुमार के एक अजीबोगरीब किस्से जो मैं आपसे साझे करना चाहता था। पंजाबी में मैंने एक बार सुनाया था, लेकिन आपकी फरमाइश थी कि हिंदी में बताऊं, इसलिए मैं उसको आज सुना रहा हूं। इसके साथ ही आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।